आप सभी लोगों का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की। ये गुलाम वंश का तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का और उसके बाद में इल्तुतमिश का, और एक पार्ट अभी और आएगा इसके बाद में बलबन का। टोटल 4 पार्ट में ये गुलाम वंश कवर किया जाएगा। रीज़न ये है कि मैं एक वीडियो में भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन फिर क्या होता, इतिहास को आप हिस्ट्री को बोरिंग बना देंगे, जो कि मुझे नहीं बनाना है। इसे एक स्टोरी फॉर्मेट में चलने देते हैं जो आपके दिमाग में ज़्यादा समय के लिए टिक सकेंगी। तो यहाँ रजिया सुल्तान की बात की जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड जो होता है वो 1236 से 40 तक होता है। मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होते हैं, 1206 से 1210 तक वो गद्दी पर बैठते हैं। ये आपको मैंने बताया था। इनका ये होता है, ये 1210 से और 36 तक आपके इल्तुतमिश साहब बैठते हैं गद्दी पे। उसके बाद जो होता है कि इल्तुतमिश का जो सबसे प्रिय पुत्र होता है, कौन होता है सबसे प्रिय पुत्र, वो होता है आपका नसीरुद्दीन महमूद। वो 1229 में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक युद्ध में वो घायल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है उसकी मृत्यु 1229 में हो जाती है। और जिसके लिए ही इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। और वो तुर्कों द्वारा बनवाया गया पहला मकबरा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तुर्कों द्वारा बनवाया गया पहला मकबरा कौन सा है, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद या मुसलमानों द्वारा बनवाई गई भारत में पहली मस्जिद कौन सी है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। तो ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल, देखिए जो भी स्टोरी है ना हिस्ट्री की, उसके साथ में आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें आप याद रखें। तो होता क्या है कि उसका एक उदंड बेटा होता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। वो ज़बरदस्ती गद्दी पे बैठ जाता है कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी थे, मैं तो गद्दी पे बैठूंगा। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या कहा था कि नहीं, रजिया बेगम बैठेगी, रजिया बेगम जो है योग्य है। तो शमसुद्दीन की मृत्यु के समय शमसुद्दीन ने कहा, गलती हो गई, इल्तुतमिश ने कहा कि जो है रजिया बेगम ही गद्दी पर बैठेगी। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो होता है वो अपने मर्जी से ज़बरदस्ती अपनी माँ के साथ गद्दी पर बैठ जाता है, माँ की सपोर्ट के साथ में गद्दी पर बैठ जाता है। और वो विलासी होता है, लापरवाह होता है और जनता के ऊपर उल्टे सीधे डिसीजन थोपता है। किसी ने चोरी की, बोला फांसी चढ़ाओ दो। किसी ने कुछ कर दिया, उल्टे सीधे डिसीजन। तुर्कों को भी नहीं बख्शता था, जो उसके दरबारी थे ना, तुर्क सरदार थे, उनको भी उल्टी सीधी सजाएं दे देता है। तो सभी परेशान हो गए थे कि भैया ऐसा कैसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से उल्टे सीधे डिसीजन थोपने के कारण सभी विद्रोह कर देते हैं, जनता विद्रोह कर देती। उधर जो है रजिया बेगम को मौका मिल जाता है, वो लाल वस्त्र धारण करती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल वस्त्र धारण करके जनता के बीच में कौन गया था भैया, तो रजिया सुल्तान गई थी। और उन्होंने मांग की थी कि इल्तुतमिश जो हमारे पिता थे, उन्होंने मुझे बनाया था, मुझे उत्तराधिकारी बनाया था। और आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने उल्टा सीधा कर करके ज़बरदस्ती गद्दी पे बैठ गए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें गद्दी पर पुनः स्थापित करिए। तो जनता और तुर्क जो होते हैं, तुर्क सरदार जो होते हैं, उन्होंने अपनी सहमति बनाई और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मार देते हैं और उसकी माँ को भी मार देते हैं और आपके रजिया बेगम को गद्दी पर बैठा दिया जाता है 1236 में। ठीक, अब रजिया सुल्तान जो है बैठ तो जाती है गद्दी पे, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि तुर्क सरदार चाहते तो नहीं थे, उनकी दिल से इच्छा नहीं थी कि कोई महिला जो है वो गद्दी पर बैठे और हम पर राज करे। अब पुरुष कहाँ चाहेगा कि कोई महिला उस पर राज करे। अब तो हो गया सब सिस्टम, लेकिन पहले मतलब अभी भी कुछ ना कुछ पितृसत्तात्मक भावनाएं जो है कहीं कहीं किसी के मन में भरी होती हैं, जो कि एक गलत बात है। सबको इक्वलिटी देनी चाहिए। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि सबके लिए सब चीज़ बराबर है। तो इसी तरह से अब उस समय आर्टिकल 19 नहीं था, इतना आप लोग समझ सकते हैं। तो सभी तुर्क जो थे वो चिढ़ते थे कि ये तो इस्लाम के विरुद्ध है, कोई महिला हम पे राज करे। लेकिन अब किया क्या जाए, क्योंकि जो सुल्तान मरे हैं उनकी इच्छा तो यही थी ना कि रजिया बेगम गद्दी पे बैठे, तो बैठा तो देते हैं। लेकिन होता क्या है
कि उनका पहनावा जो था वो अपना पहनावा चेंज कर लेती हैं। पुरुषों की तरह जो होती है सैनिकों का कोट धारण करती हैं और पगड़ी पहनती। कुछ दिन तक तो वो अपने जो पहनावा होता है स्त्रियों का उसी में रहती हैं, तो सब खुश रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, डिसीजन ठीक है। लेकिन जब वो पहनावा चेंज करती हैं तो कहती हैं ये तो अब एकदम से इस्लाम के विरुद्ध है। मतलब ये बैठने तक, गद्दी पर बैठने तक तो चलो ठीक है, लेकिन पहनावा भी चेंज कर लिया। अब तुर्कों की आंखें क्या होती हैं, गड़ जाती हैं एकदम से, वो ईर्ष्या से भर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहीं से मामला चालू हो जाता है। जबकि मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि आर्टिकल 19 है, किसी को कोई भी हो कुछ भी पहन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबका अपना अपना मन होता है, सबकी अपनी इच्छा होती है। जब आप कुछ पहनते हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, तो आप किसी पर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और आर्टिकल 19 भी आप लोगों को बताता है कि आप किस कलर का पहने। भैया काला नहीं पहनना तुम्हें, तुम लाल पहनो, तुम पीला पहनो, तुम इतने छोटे नहीं इतने बड़े। तो ये सब चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं। ठीक। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जन साधारण का ध्यान रखती थी। वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासिका बन जाती हैं, क्योंकि वो अपने पिता के साथ में युद्ध पे जाया करती थी। उन्हें पता था युद्ध कैसे होता है, किस तरह से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, राजनीतिक जो मतभेद होते हैं किस तरह से किसको कन्वर्ट करना है, कैसे मिलाना है राज्य में, और शासन व्यवस्था कैसे संभाली जाएगी, बाजार का नियंत्रण कैसे किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें उन्हें पता थी। तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। भैया बनिया के यहाँ कोई पैदा होगा तो सिंपल सी बात है, उसे बनियागिरी तो पता ही होगी ना, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो रजिया सुल्तान को सब कुछ पता था। आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान का प्रेम संबंध होता है, किससे होता है, चलिए बात करते हैं। तो रजिया और उसके जो सलाहकार जमात उद्दीन याकूत नाम का एक सलाहकार होता है, वो एक हबसी होता है, तुर्क नहीं होता है। मतलब ज़्यादातर तुर्कों के बीच में सब तुर्क ही होते हैं, और उन्हीं को जो है अधिकारी लेवल की पोस्टिंग दी जाती थी। और जैसे आप ही सोचिए, जो अंग्रेज आए हमारे यहाँ तो क्या करते थे, जो बड़ी पोस्टें होती थी ना उस पर अंग्रेज ही होते थे। अब सैनिक हैं तो उसमें सबको भर लिया, क्योंकि भैया मरना है ना, बंदूक चलानी है, तो उसमें जो नीचे तबके के उसमें तो सबको भर लेते थे, लेकिन जो बड़ी पोस्ट होती थी उसमें अंग्रेज खुद को ही रखते थे। और आज भी वही है, गवर्नमेंट आती है, जिस कास्ट की गवर्नमेंट होती है वो अपना जो है पूरी तरह से उसी कास्ट को भरती है। PCH 2017 में देख लिए, एक ही कास्ट के सब लोग भरे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी भी कुछ बदला नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, ठीक, तो कह सकते हैं हम। तो उसी तरह से तो वो एक हबसी था, और हबसी मतलब उसके स्थान से रिलेशन करके मुसलमानों में बहुत ज़्यादा कास्ट होती है। मोहम्मद बिन कासिम तुर्क तो था नहीं, वो तो अरब का था, तो उसे अरबी कहेंगे। तो उसी तरह एक याकूत क्या था, एक हबसी था। और उसके अंतरंग संबंध की बात भी थी कि हाँ इनका जो है आंतरिक संबंध है। मुसलमान जो तुर्क थे उन्हें ये पसंद नहीं आता था कि रजिया सुल्तान याकूत का भैया चक्कर चल रहा है। डायरेक्टली अगर बात की जाए तो कहना था कि हाँ याकूत और रजिया सुल्तान का चक्कर चल रहा है। और ये बात जो है किसी भी तुर्क नेता को पसंद नहीं थी कि भैया ये तो हमारे जात बिरादरी से अलग हो गई। कहने का मतलब यही है, सेंस यही है, क्योंकि वो तुर्क नहीं था तो वो बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या से भरे हुए थे। और आज की डेट में जब ये सब चल रहा है अभी, ठीक, इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उस टाइम की बात आप सोच ही सकते हैं। अब याकूत क्या है, अलग उसका नेचर है, रजिया सुल्तान तुर्क है, तो ये सारी चीज़ें उनका आपसी संबंध चल रहा है, तो ये किसी भी तुर्क नेता को पसंद नहीं आता है। रजिया ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया कि हाँ बातें चल रही थी बाहर, लेकिन उसने इग्नोर किया कि हाँ ठीक है चलने दो, क्या करना है, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हमें पता है किसके साथ क्या संबंध रखना है, किससे क्या बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें रजिया सुल्तान ने इग्नोर कर दी। किंतु उसका इस संबंध के परिणाम को कम आंकना ही अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। मतलब तुर्कों के अंदर इतना ईर्ष्या भाव हो जाता है कि लास्ट में रजिया सुल्तान की मृत्यु भी इसी कारण से ही होगी। अब कुछ स्रोतों के अनुसार अगर देखा जाए, बहुत सारे स्रोत होते हैं, मतलब किसी ने कुछ लिख के गए हैं, कोई कुछ लिख के गया है, तो उसी के अनुसार रजिया और याकूत प्रेमी थे, ऐसा भी कहीं है। और कहीं अन्य स्रोतों में वे कि करीब दोस्त और विश्वास पात्र थे। और
इस सब से रजिया ने तुर्की वर्ग में अपने प्रतिष्ठा को जन्म दे दिया, क्योंकि याकूब तुर्क नहीं था। देखो, याकूब तुर्क नहीं था और उसे क्या बना दिया, अस्सुसाला का अधिकारी, मतलब आमिर ए आखुर बना दिया। आमिर ए आखुर बहुत बड़ी पोस्ट होती थी। बहुत बड़ी पोस्ट क्यों, आज के संबंध में देखा जाए ना तो रक्षा मंत्री, कहने का मतलब आप इतना समझ सकते हैं, रक्षा मंत्री बना दिया किसे, याकूब को। इससे पहले रक्षा मंत्री की मतलब आमिर आखुर। अस्तबल का प्रधान कौन बना था, अस्तबल का प्रधान बना था इससे पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले बात करें तो किसने बनाया था, मोहम्मद गौरी ने। एक बड़ा पोस्ट होता था, बड़ी पोस्ट होती थी मतलब, तो उस पर जब बैठा दिया। और अब देखिए तुर्क हैं तो उस बड़ी पोस्ट पे कौन होना चाहिए, तुर्क नेता होना चाहिए। ये क्या है, एक हबशी है। तो बस तुर्क एकदम सठिया गए, उन्होंने मन में बना लिया कि ये बहुत गलत हो रहा है, यहाँ तो ये पोस्ट तो तुर्कों के लिए है ना, यहाँ ये कैसे बैठ सकता है। तो ऐसी बातें तुर्कों के मन में आ गई और फिर जो है मामला वहीं से गड़बड़ होने लगता है। भटिंडा के राज्यपाल थे मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया। अल्तुनिया ने अन्य प्रांतीय राज्यपालों के साथ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। रजिया का आधिपत्य कहा कि हमें नामंजूर है, क्योंकि वो एक हबशी के साथ में संबंध में, और हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से अल्तुनिया विद्रोह कर देता है और रजिया और अल्तुनिया के बीच में होता है युद्ध, जिसमें याकूत मारा जाता है। याकूत को मार दिया गया, जो कि आपके रजिया सुल्तान का प्रेमी था। रजिया को बना लिया बंदी। किसने बंदी बना लिया, ये आपके क्या हैं, अल्तुनिया है भैया। बहुत ही क्रोधित हैं। और ये हैं आपकी प्यारी सी, ये प्यारी सी आपकी क्या है, रजिया। अल्तुनिया क्या करता है, इनके जो प्रेमी होते हैं एक्स, उन्हें क्या कर देता है, मार देता है, एकदम से ख़त्म कर देता है और इन्हें बना लेता है बंदी। रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद में जैसे यहाँ ये बंदी बनाता है, वहाँ क्या होता है, रजिया के जो भाई होते हैं मैजुद्दीन बहराम शाह, वो अपना सिंहासन को हथिया लेते हैं कि बेटा अब तुम गई वहाँ तो गई, हम यहाँ बैठेंगे, हम गद्दी संभालेंगे। अब यहाँ वो जब, और किसकी सहायता से, ये भी बहुत बड़ी बात है कि किसके, एतगीन नाम का एक उनका सेनापति था, उसकी सहायता से बहराम शाह क्या होता है, पूरी गद्दी को कैप्चर कर लेता है। वहाँ वो लड़ रही होती, यहाँ उसने गद्दी हथिया ली। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया क्या करती हैं कि अल्तुनिया से शादी कर लेती हैं, जिसके कैद में उसी से शादी कर लेती हैं। कहते हैं ऐसा है कि हम शादी कर लेते हैं और फिर शादी कर लेंगे तो दिल्ली पर तुम्हारा इनडायरेक्टली तुम्हारा ही अधिकार होगा। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वो भी राजी हो जाता कि हाँ यार सही तो है, दिल्ली की गद्दी मिल जाएगी, हम यही भटिंडम रह जाएंगे, इससे अच्छा दिल्ली चलते हैं। तो क्या करता है, दिल्ली अल्तुनिया जो होता है वो बहराम शाह का युद्ध होता है, जिसमें क्या होती है, अल्तुनिया की हार हो जाती है। क्यों, क्योंकि बहराम शाह के पास चालीसा दल था। चालीसा दल किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था ना, मैंने ये बताया। चालीसा दल की स्थापना तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना जो की थी वो इल्तुतमिश ने की थी, अपने राजनीतिक षड्यंत्रों के लिए कि हाँ कोई कुछ बोल रहा है तो जाओ मार दो कुछ भी। तो उसी तरह से बहराम शाह चालीसा दल का प्रयोग करता है और अल्तुनिया और आपके रजिया सुल्तान को मरवा देता है। वो दिल्ली छोड़कर उन्हें भागना पड़ा और कैथल नाम के स्थान पर उन्हें मार दिया गया। अब कई जगह ये भी माना जाता है कि दिल्ली में मारा गया, कई जगह माना जाता है कैथल के हरियाणा। तो इसी बीच होता क्या है, रजिया के भाई मैजुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन जो है हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, लेकिन होता क्या है कि अल्तुनिया को मार दिया जाता है बहराम शाह के द्वारा और उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ता है। और जहाँ कैथल नाम के स्थान पर उन्हें मार दिया जाता है, कहीं कहीं दिल्ली भी है, कहीं कहीं कैथल भी है, लेकिन इनका जो मकबरा बना है ना वो कैथल और हरियाणा में ही बना है, तो ज़्यादातर कैथल ही आप लगाएंगे। ठीक, तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की बात हमने की कि जंग में हार को सामने देखकर याकूत यहाँ गलत टाइप हो गया, रजिया आपका अल्तुनिया और रजिया जो है राजपुताना की तरफ निकल जाते हैं और वह रजिया की जान बचाना चाहता है, लेकिन आखिरकार उसे क्या है टोक में घेर कर मार दिया जाता है। टोक जो है वो दिल्ली की जगह है,
ठीक, ऐसा कहीं कहीं लिखा है कि टोक में मार दिया जाता है। अगर आपके ऑप्शन में टोक दिल्ली आता है और हरियाणा कैथल नहीं आता है तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक। अगर हरियाणा कैथल आता है तो हरियाणा कैथल लगाएंगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रजिया सुल्तान अल्तुनिया को चालीसा दल ने हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर मार दिया था और वहीं उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, ठीक। तो चालीसा दल आप जानते हैं इल्तुतमिश ने बनाया था। रजिया की कब्र देखिए, रजिया सुल्तान की समाधि कब्र मोहल्ला बुलबुली खान तुर्कमान गेट दिल्ली, ठीक। बुलबुली खान तुर्कमान गेट एक जो है कब्र माना जाता है कि जब वहाँ टोक नाम की एक जगह होती है वहाँ पर घेर कर मारते हैं तो वहाँ भी ऐसा है, ठीक। उनकी कब्र के साक्ष्य मिलते हैं। और मकबरा जो उनका बना हुआ है, रजिया का मकबरा जो बना हुआ है वो आपका हरियाणा के कैथल में बना हुआ है, रजिया और अल्तुनिया का। तो ये भी आप देख सकते हैं। अब देखिए रजिया सुल्तान तो 1236 से 40 तक उनका टाइम पीरियड होता है। फिर अब मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 तक गद्दी पर बैठता है। देखो कैसे शासन व्यवस्था करता है, ये रजिया सुल्तान का भाई होता है, ठीक। तो रजिया के बाद में अगला शासक यही था, यह क्या था, तुर्क नेता था। इसका सुल्तान के लिए चुनाव इस शर्त पर हुआ था कि जो एतगीन नाम का एक सेनापति था जो कि एक तुर्क नेता भी था कि नायाब मामलिकात के पद पर नियुक्त करो। मतलब जो एतगीन था, जो तुर्क नेता था, उसने कहा बहराम शाह से कि मैं तुम्हें मतलब बैठा दूंगा गद्दी पे, सुल्तान बना दूंगा, लेकिन मामला यह है कि मुझे नायाब मामलिकात के पद पर बैठा दो। नायाब मामलिकात जो होता था वो आपके दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख होता था। मेन जो सिस्टम होता था ना उसी के हाथ में होता था। तो ये सारी चीज़ें, एतगीन इस पद पर आते ही समस्त सत्ता जो होता है अपने हाथ में ले लेता है और इसी से तंग आकर बहराम शाह उसको मरवा देता। किसे? बहराम शाह कहता है यार मैं तो कठपुतली राजा हो गया हूँ, सारी सत्ता तो इसी के हाथ में जा रही है। तो बहराम शाह उसे मरवा देता है। और जब मरवा देता है क्योंकि वो तुर्क नेता होता है और जो तुर्क नेता और सारे होते हैं ना, भैया आप हमारी बिरादरी के ही लोग को मरवा दिए, मतलब उसने आपको गद्दी पे बैठाया, आप उसे मरवा दिए। सब जो है बहुत नाराज़ हो जाते हैं बहराम शाह से और नाराज़गी में होता है भैया विद्रोह और विद्रोह में होता है बहराम शाह का कत्ल। बस बहराम शाह 1240 से 42। फिर अलाउद्दीन महमूद शाह आते हैं और 1242 से 1246 तक गद्दी पर बैठते हैं। ये बहराम शाह के पुत्र होते हैं। इनका भी पतन उसी तरह से हो जाता है जैसे कि बहराम शाह का हुआ। और इसी के समय बलबन आमिर हाजी, जिसे दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख कहा जाता है, जो आमिर मामलिकात था वो एक तरह का आपका कह सकते हैं वित्त से संबंधित था। वो आमिर मामलिकात मतलब जितने भी मामले हैं ना, जो भी मामले हैं आपके, वो चाहे कानून से रिलेटेड हो चाहे वित्त से रिलेटेड हो, तो उसका जो प्रमुख था वो कौन, एतगीन को बनाया गया था। यहाँ बात हो रही है आमिर हाजी। आमिर हाजी का मतलब होता है दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख। तो ये भी एक बड़ा पोस्ट है, ठीक। ये भी एक बड़ी जो है आपकी पोस्ट हो जाती है। इस पद पर किसे नियुक्त कर दिया जाता है, बलबन नियुक्त हो जाता है। तो एक तरह से ये भी इसके हाथ में भी पावर आ जाती है और धीरे धीरे यह अपने हाथ में सब कुछ ले लेता है कि भैया सब सत्ता हमारे हाथ में। अभी नहीं लेगा, अभी बहुत आगे लेगा 1265 में, लेकिन इसने धीरे धीरे काम चालू किया। रजिया सुल्तान को मरवाने में भी किसका, बलबन का पूरा हाथ था। बलबन क्या था, चालीसा दल का हेड था उस समय और पूरा मतलब हाथ इसका था बलबन का रजिया सुल्तान को मरवाने में। तो इस तरह से बलबन बहुत ही दिमागी होता है। वो मतलब पूरी रणनीति के साथ धीरे धीरे कि विद्रोह भी ना हो, लास्ट में गद्दी मेरे हाथ में आ जाए। तो बहुत धीरी चाल, मतलब कछुए की चाल चलता है, लेकिन लास्ट में मंजिल इसे मिलती है। इसे कि 1265 से 87 तक ये शासन करेगा। बलबन एक बड़ा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए इसको हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। और देख लीजिए कि रजिया सुल्तान ने सिक्के भी चलवाए, इस तरह के सिक्के थे कुछ। तो भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, ठीक। ये सारी चीज़ें उसके जो मतलब जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, जो उसका प्रेमी था, उसका नाम याकूत था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अल्तुनिया कहाँ का वो था, तो भटिंडा का था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपका गुलाम वंश कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया।